हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एग्ज़ाम क्रैक। आज हम लोग पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर को हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पैक्ट सेशन रखेंगे ताकि सिंपल और इजी तरीके से हर एक स्टूडेंट के लिए समझना इसे इजी हो जाए। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, लेकिन रिपीटेड लर्निंग से इसको बार बार याद करने से ये चीज़ें याद हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ये जो टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स और सीएचओ के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग टॉपिक पे शुरू करते हैं। पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ें, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में बना के समझ लेना है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, ये कब शुरू हो जाता है? इवन बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न, दैट इज़ फ्रॉम द कंसेप्शन इन द वूम। और ठीक है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल चलता रहता है। ईच चाइल्ड हैज़ इंडिविजुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस को हम जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, इस टॉपिक को पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि हम पर्टिकुलर चाइल्ड से पर्टिकुलर एज ग्रुप में हम कौन कौन से बिहेवियर और लर्निंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल को भी असेस कर सकते हैं। नॉर्मल से अगर डेविएट करता है, फिज़िकल या साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें, तो इलनेस को और कंडीशन को समझने में आसानी होगी। ठीक है, होलिस्टिक नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर हम बच्चे के पर्टिकुलर एज ग्रुप में ग्रोथ और डेवलपमेंट को असेस कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में बच्चे का क्या क्या बिहेवियर शो करना चाहिए उसे, तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। उस चीज़ को, उसके बिहेवियर को नॉर्मल अगर हम जानेंगे तो डेविएशन को हम बहुत अच्छे से असेस कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से असेसमेंट मतलब होलिस्टिक नर्सिंग केयर हम दे सकते हैं उस बच्चे को। ठीक है, उसके एज के हिसाब से हमें कौन सी केयर को प्लान करने में आसानी होती है। ठीक है, और पेरेंट्स और केयर गिवर्स को गाइड भी करना है कि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में या जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको कैसे डील करना है। स्टार्ट करेंगे इसके डिटेल डिस्कशन से कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन में अगर देखें तो ग्रोथ जो होता है ना, ये फिजिकल मैचुरेशन है। इसमें सेल्स का साइज और नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, वेयर एज डेवलपमेंट जो है, ये फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन है। इसमें स्किल्स का, इमोशंस का, कैपेसिटी का, किसी चीज़ को फंक्शन करने का वो तरीका कैसे इंक्रीज होता है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। और जो ग्रोथ होता है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स और साइज ऑफ द सेल इंक्रीज देखने को मिलता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होगा, जैसे हम देखेंगे कि हाइट, वेट, अपीयरेंस, ये जो होता है ना, ये हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव होता है ग्रोथ। वेयर एज जो डेवलपमेंट होता है, वो कॉग्निटिव फंक्शन में इंक्रीज होना, मोटर फंक्शंस में अच्छा बढ़ोतरी देखना, या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, इमोशनल लेवल पे सोशल चेंजेस जो बच्चे में देखा जाता है या किसी भी इंडिविजुअल में देखा जाता है, स्किल कैपेसिटी, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, और एक और डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रोथ है उसको हम केजीज में, पाउंड्स में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को मेजर करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट रेटिंग स्केल्स और ये सब बनाया हुआ है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ इसको हम इतना मेजर नहीं कर सकते हैं। हम क्वालिटी, जैसे स्किल है, स्किल को एसेस तो कर सकते हैं, लेकिन वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, समझ गए इस स्लाइड को। सिंपल वर्ड्स में, ग्रोथ जो है वो एक फिजिकल मैचुरेशन है और डेवलपमेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फंक्शन इन्वॉल्व होता है इसमें। नेक्स्ट हम जानेंगे पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, इन पीरियड को हम मेनली 3 क्लासेस में कैटेगराइज करेंगे, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल में अगेन तीन कैटेगरीज है, ओवम, एम्ब्रियो, फीटस। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, जस्ट मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ओवम क्या होता है? ओवल्यूशन से 14 डेज का टाइम पीरियड होता है। एम्ब्रियो 15 डेज टू 8 वीक्स, फीटस 9 वीक्स टू बर्थ। ठीक है, पेरीनेटल में 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से 7 डेज आफ्टर बर्थ होता है। पोस्टनेटल में
न्यूनेट, इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज, इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सिमिलरली आफ्टर फॉलोइंग स्कूल एज चाइल्ड, ठीक है, फिर एडोलसेंट पीरियड आ जाता है, उसमें हम लेट चाइल्डहुड, प्यूबिसेंट एंड पोस्ट प्यूबिसेंट पीरियड होता है। ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए, कमिंग टू द पॉइंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। देखिए, इन फैक्टर्स को हम मेनली 3 क्लास में कैटेगराइज करेंगे: जनरल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, प्री नेटल फैक्टर एंड पोस्ट नेटल फैक्टर। देखिए, सेक्स, नेशनल, रेस एंड नेशनैलिटी, ये होता है एक जेनेटिक फैक्टर में आता है। देखिए, इस टॉपिक को क्या है ना, आप सब हेडिंग्स याद कर लो, इसका कंटेंट समझ लो, तो आपको एग्जाम्स में लिखने में बहुत ईजी होगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सेक्स एंड रेस एंड नेशनैलिटी से शुरू करते हैं। सेक्स में हम ये कहते हैं कि मतलब जैसे मेल और फीमेल बेबी हो गया, इसके में कंपैरिजन कर देंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। मोस्टली हम ये पाते हैं कि जो मेल बेबी है ना, वो वेट में भी और लेंथ में भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बेबी, ठीक है। ये कंपेरेटिव डाटा जो है ना, लंबे समय पे रिसर्च और जर्नल्स में पब्लिश होता है, तो उससे पता चलता है कि ऐसा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। रेस एंड नेशनैलिटी में हम ये देखेंगे, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रेस होते हैं, ठीक है, उसमें भी ग्रोथ पैटर्न वेरीड होता है, ठीक है। जैसे इंडियन ग्रोथ पैटर्न और अफ्रीकन या अमेरिकन ग्रोथ पैटर्न हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। जैसे इंडियंस और अमेरिकन्स में हाइट का, स्टेचर का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। कमिंग टू द पेरीनेटल फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो मदर जब प्रेग्नेंट होती है, जब बेबी मदर के वूम के अंदर होता है, तब उन पे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला है मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे मदर को एनीमिया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो जो बेबी होगा वो डेफिनेटली IUGR का केस होगा, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। जो यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वाले बेबीज़ होते हैं, वो पाया जाता है कि लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, ठीक है। लो बर्थ वेट बेबी और प्री टर्म बेबीज़ जो होते हैं ना, वो पुअर ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, और वो लेटर लाइफ में डिस्टर्ब ग्रोथ पैटर्न शो करते हैं, ठीक है। जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे लो बर्थ वेट बेबी है और प्री मेच्योर बेबीज़ हैं, उनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है ना, वो हाईली डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग स्टडीज़। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में अगर देखा जाए तो जैसे इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे HIV हो गया, स्टॉर्च का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो इन्फेक्शन है ना, वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में भी पास ऑन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, फीटल ग्रोथ में अफेक्ट आता है। जैसे फीटस में कंजेनाइटल एनोमलीज हो गई, ठीक है, कंजेनाइटल एनोमलीज हो गई, तो फिर वही बात आ जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर इंट्रा यूट्राइन प्रॉब्लम आ गई, तो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में भी चांसेस हैं कि वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ में जैसे अगर मदर लॉन्ग टर्म से क्रॉनिकली टोबैको और अल्कोहल का सेवन करती है, ठीक है, तो उसके बच्चे में डेफिनेटली उसकी ग्रोथ पे प्रॉब्लम या रिटार्डेशन देखने को मिलती है। जैसे एक और तरीके से हम ये ले सकते हैं कि अगर मदर जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पीरियड में कोई भी टेराटोजेनिक ड्रग जैसे फेनिटोइन का सेवन करती है, ठीक है, कंज्यूम करती है, तो फिर हमें पता है, हम गायनिक में पढ़ चुके हैं कि जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस वाले प्रोसेस कब चलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसी टाइम पे ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है बच्चे में, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया उसने, तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हुआ तो फिर वही दोबारा केस आ जाएगा कि बच्चों में अनोमलीज होगी, ठीक है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रॉब्लम कॉज करता है। नेक्स्ट देखते हैं मैटरनल इलनेस। मैटरनल इलनेस में क्या है कि जैसे अगर मदर को इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है या थायराइड की कोई दिक्कत आती है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट कहीं ना कहीं बेबी पे भी देखने को मिलता है। और बेबी पे इफेक्ट दिखेगा तो ऑब्वियसली अगर बच्चा इन्फेक्टेड है या सफ़रर है, तो फिर वो कहीं ना कहीं पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। जैसे एक ये भी है कि अगर जैसे बच्चे में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई मदर में, ठीक है, कीप इन माइंड आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर मदर में हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे का मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हार्मोन्स हो गया, जैसे हार्मोन्स हो गए, थायरॉक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से स्केलेटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है, स्केलेटल
बोन बच्चे में रिटार्डेशन होता है। और इंसुलिन के एक्सेस से क्या होता है, मैक्रोसोमिया, ठीक है, फीटल ग्रोथ एक्सेस हो जाता है। मिसलेनियस कॉजेज में हम ये देख सकते हैं जैसे यूट्राइन माल फॉर्मेशन हो गया, माल पोजिशनिंग ऑफ फीटस हो गया, ओलिगो या पॉलीहाइड्रोनियस हो गया, ठीक है, और इनएडिक्वेट प्रीनेटल केयर हो गई, ठीक है। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आप अच्छे से पढ़ लोगे और लिख भी लोगे, ठीक है। इन सब के वजह से भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉब्लम कॉज करता है, हो नहीं पाता है अच्छे से। पोस्ट नेटल फैक्टर्स में हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली पोस्ट नेटल पीरियड में भी आता है, ठीक है। आफ्टर बर्थ वाला प्रोसेस है, दिमाग में रखिए, ठीक है। आफ्टर बर्थ में क्या क्या हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, इंसुलिन हो गया, पैराथॉर्मोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे के ग्रोथ पे असर डालते हैं। न्यूट्रिशन में हम कैसे देखेंगे कि जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंजप्शन जो होता है ना, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, वो भी बच्चे के ग्रोथ पे इफेक्ट डालता है। चाइल्डहुड इलनेस में हम कैसे देख सकते हैं, अगर बच्चे को जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, टीबी है, अस्थमा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या मेलिग्नेंसी हो गई, या माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, या कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से बच्चा प्रोलॉन्ग्ड दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, वॉर्म इन्फेक्शन हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इन सब की भी वजह से बच्चे का ग्रोथ कहीं ना कहीं देखते हैं कि अच्छा नहीं हो पाता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट में हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे का हाउसिंग और लिविंग कंडीशन कैसा है, ठीक है, फ्रेश एयर मिल रही है कि नहीं, क्लीन वाटर मिल रहा है कि नहीं, ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉज करता है कि अच्छे हेल्थ पे, ठीक है। अच्छा हेल्थ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट भी बच्चे के स्किल्स और कॉग्निशन भी और इमोशंस और सोशल लेवल पे भी बच्चा अच्छा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हेल्दी फैमिली होता है, गुड पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है अगर अच्छी जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा भी अच्छे मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस को शो करेगा, जैसे ठीक है, हेल्दी इंटरेक्शन विद फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, तो बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट होता है, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे ये भी देखते हैं कि अगर लैक ऑफ लव है, अफेक्शन कम है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, पुअर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बच्चे में, पुअर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते बच्चे में। कल्चरल इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जैसे चाइल्ड की रियरिंग कैसे की गई है, फूड हैबिट्स क्या है, सोशल टैबूज तो कुछ अलग से कुछ परंपराएं तो नहीं फॉलो कर रही है फैमिली, या फिर कुछ अलग सा हेल्थ को कैसा एटीट्यूड से देखते हैं वो लोग, ठीक है। इन सब से बहुत इफ़ेक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, ठीक है। और चाइल्ड जो है, हमें पता है कि ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, मैनर्स, ये सब फैमिली और सोसाइटी से ही सीख के आता है, ठीक है। अगर इन सब में कहीं ना प्रॉब्लम आई तो बच्चे को भी डेवलपमेंट में, उसके स्किल्स में या फिर कॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलता है, मतलब डेविएशन। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, अगर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रहा तो ये जो पुअर SES है, हम समझ सकते हैं कि ये पुअर लेस फेवरेबल इन्वायरमेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पुअर हेल्थ एंड डाइट रहेगा, फिर पुअर रहेगा तो फिर वही है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, ठीक है। और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर है तो मदर फादर इतने क्वालिफाइड नहीं होंगे, इतने अच्छे कल्चर्स नहीं दे अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को, तो वही डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है। क्लाइमेट एंड सीजन में हम ये देख सकते हैं, जैसे जो लेट समर्स होते हैं, रेनी सीजन होते हैं, ऑटम होते हैं, उसमें ना वेट गेन देखने को मिलता है बच्चे में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाइट गेन देखने को मिलता है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। प्ले एंड एक्सरसाइज में हम ये कैसे कैसे देख सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से मस्कुलर डेवलपमेंट स्टिमुलेट होता है, ठीक है। फिजिकल, सोशल, मोरल और इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है प्ले से, ठीक है। बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, बर्थ ऑर्डर्स में हम ये जैसे देखते हैं कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना, वो यूजुअली इंटेलिजेंट, अचीवमेंट ओरिएंटेड और परफेक्शनिस्ट होता है, ये हम डेवलपमेंट फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो इमोशनल डेवलपमेंट पे देख सकते हैं, और ओनली चाइल्ड होता है ना, वो मोर डिपेंडेंट नेचर का होता है,
ठीक है। जो मिडिल चाइल्ड होता है वो अडेप्टेबल होता है, लेस अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, लर्न्स टू कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है। और जो यंगेस्ट चाइल्ड है वो यूजुअली गुड नेचर्ड होता है, फ्रेंडली होता है, वार्म पर्सनैलिटी शो करता है, हाई सेल्फ एस्टीम होता है उसमें। ठीक है। और इंटेलिजेंस में होता है कि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो इंटेलिजेंस इज़ कोरिलेटेड टू सम डिग्री ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, ये कॉन्टिन्यूस और ऑर्डरली प्रोसेस है। ठीक है। विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट्स यूनिक टू ईच चाइल्ड। इंडिविजुअल में डिफरेंसेस तो हो सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और बट एक हर एक बच्चे के लिए यूनिक होता है। ठीक है। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, प्रोसीड्स बाय स्टेजेस। मतलब है इसका कि सीक्वेंस इज प्रेडिक्टेबल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न इन ह्यूमन बीइंग्स में सीक्वेंस इज प्रेडिक्टेबल, पर हर एक बच्चे को अचीव करने के लिए अलग अलग टाइम लग सकता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक बच्चा बर्थ होता है। ठीक है। 6 मंथ्स पे वो बैठना सीखता है, 9 मंथ्स पे वो खड़ा होना सीखता है। ठीक है। 12 मंथ्स पे वो दौड़ना सीखता है। ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है वो प्रिडिक्टेबल है कि अप्रॉक्स 6 मंथ्स पे, अप्रॉक्स 9 मंथ पे, अप्रॉक्स 12 मंथ पे। लेकिन जो अचीव करने का टाइम है अलग अलग भी लग सकता है हर एक बच्चे को। ठीक है। तो हम कैसे समझ रहे थे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, द सीक्वेंस इज प्रेडिक्टेबल, बट हर एक बच्चे को अचीव करने में अलग अलग टाइम लग सकता है। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो होता है ना, जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है। जनरल से स्पेसिफिक में जाता है। मतलब है कि पहले जो है ना वो लेस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हम लोग सीखते हैं, फिर वहाँ से मोर कॉम्प्लिकेशन पे जाते हैं। ठीक है। इनिशियल मास एक्टिविटीज़ में जैसे हम पहले सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे, तब जाके लेटर्स। ठीक है। तब जाके हम और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक चीज़ और है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये भी देख सकते हैं कि जो होता है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है। इंटर रिलेटेड है, रिलेटेड। ठीक है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन्फेंसी टाइम पे, इन्फेंसी पीरियड में और प्यूबर्टी के टाइम पे ग्रोथ जो है ना बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है। ठीक है। बट प्री स्कूल टाइम पे और स्कूल एज पे हमें ग्रोथ इतनी तेज़ी से देखने को नहीं मिलती है। एक और देखेंगे, ये जो ना, ये जो 3 पॉइंट लिखे मैंने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आप जो मैंने अब तक डिस्क्राइब करा ना 3-4 पॉइंट्स, उसको आप भले भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों टर्म्स को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन, प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, जनरल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है। इसको हम कैसे कहेंगे? सिफेलो, नाम याद रखना का एक ट्रिक है, सिफेलोकॉर्डल। सिफेलो मीन्स हेड। ठीक है। और कॉर्डल मीन्स टेल। ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो हेड टू टो टो यानी हेड टू टेल वाले डायरेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप टर्म्स का मतलब यहाँ पे समझ लो। प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो मीन्स मिड लाइन, सेंटर, डिस्टल्स मीन्स पेरिफेरी। ठीक है। एक्सट्रीमिटीज जो होता है, पहले बॉडी में सेंटर का डेवलपमेंट होगा, फिर एक्सट्रीमिटीज का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। फिर है नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें मैंने आपको अभी जैसे बताया ना कि पहले इनिशियल मास एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करता है बच्चा करना, मूवमेंट्स को। ठीक है। ये मूवमेंट्स वगैरह सीख जाएंगे तो फिर बाद में हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, इंडिविजुअलाइज चेंजेस को कर पाते हैं। ठीक है। जैसे वही बात है, एक सर्कल से एक अल्फ़ाबेट बनाना और लेटर्स बनाना, ये मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो पहले हम जनरल चीज़ें सीखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उन तीनों टर्म्स को मैंने अब अलग से थोड़ा सा बता दिया है। जैसे सिफेलोकॉर्डल में मैंने बताया था ना, हेड से टेल तक, पहले इसका ये मतलब है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम्स फर्स्ट इन द हेड रीजन, देन इन द ट्रंक एंड लास्ट टू द लेग रीजन। स्ट्रक्चर और फंक्शन में पहले डेवलपमेंट हेड में होगा, फिर ट्रंक में, फिर इन द लेग रीजन। ठीक है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल में ये क्या कह रहा है कि पहले डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार। ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी में पहले डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और बाद में पेरिफेरी और एक्सियल और एक्सट्रीमिटीज में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है।
और लास्ट में हम लोग देखते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। पहले मैंने बताया ना, जैसे इस बच्चे को फिगर में देख के आप बताओ कि वो छोटे छोटे पेबल्स को पिक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये जनरल मास एक्टिविटीज़ है। और ये फिर देखिए एक अल्फ़ाबेट बना पा रहा है, ये स्किल्ड होता है, ठीक है। ये लेटर ऑन, पहले हम मास एक्टिविटीज़ को सीखने को पहले सीखते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को, ठीक है। देखिए अब तक जितना पढ़ा है उसमें हम क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इसको भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल अमंग द फॉलोइंग इज इंडिकेट्स नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट है, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, प्रोक्सिमल टू डिस्टल, ये बिल्कुल सही है। सिफेलोकॉर्डल, पहले हेड टू टेल होता है, ये बिल्कुल सही है। फिजिकल टू साइकोलॉजिकल, ये भी होल्ड करते हैं, हमें नहीं पता है। जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। देयरफॉर द करेक्ट आंसर एक्सेप्ट इज फिजिकल टू साइकोलॉजिकल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सीन एट, ठीक है, ये एम्स 2001 का क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब ग्रोथ पर टाइम पीरियड, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। वो सबसे ज़्यादा देखने को कब मिलता है, वो पोस्ट प्यूबर्टिक फेज में, जैसे 14 to 16 प्यूबर्टी वाले एज ग्रुप में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है ना, ग्रोथ को पहले लेते हैं। ग्रोथ जो होता है ना, ये एक सिग्मॉइड पैटर्न ऑफ ग्राफ को फॉलो करता है, सिग्मा पैटर्न होता है, तो ठीक है। ग्रोथ में कैसे हम कह सकते हैं, जैसे ये ये हो गया एज, इस एक्स एक्सिस में हम एज लेते हैं, और यह हो गया हमारा परसेंटेज परसेंटेज ऑफ हाइट या ग्रोथ, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये ना सिग्मा ग्राफ को फॉलो करता है। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब 100% हमारा ग्रोथ हाइट जो होता है ना वो अटेन हो जाता है एक एज ग्रुप के बाद, फिर वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहता है, ठीक है। मतलब देख रहे हो, ये सिग्मा शेप्ड ग्राफ होता है। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो लाइक जैसे ग्रोथ जो होता है, नॉर्मल ग्रोथ होता है, वो कौन से ग्राफ पैटर्न को फॉलो करता है, तो आप हमेशा सिग्मा ग्राफ पैटर्न को टिक करोगे, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को असेस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं वेट, लेंथ एंड हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, हेड सर्कमफरेंस, चेस्ट सर्कमफरेंस, मिडिल अपर आर्म सर्कमफरेंस, इरप्शन ऑफ टीथ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 7 है, ठीक है। अब एक एक करके हम डिस्क्राइब तरीके से पढ़ेंगे। जैसे वेट जो होता है ना, ये एक बेस्ट इंडिकेटर होता है हेल्थ को और न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए चाइल्ड में, ठीक है। और जो एक न्यू न्यू बॉर्न होता है ना, इंडियन वेट अगर देखा जाए तो एवरेज होता है 2.5 से लेके 3.8 केजी तक, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप नॉर्मली इंडियन बेबी को आप 2.5 to 3.8 केजी लिखोगे, ठीक है। फैक्टर एक फैक्टर हमें ध्यान देना है कि बच्चे को बर्थ के बाद इमीडिएटली 10% ऑफ द बॉडी वेट जो होता है ना, कुछ दिनों के लिए अप्रॉक्स फ्यू डेज 1 वीक के लिए 10% ऑफ द बॉडी वेट अप्रॉक्स डिटोरिएट होता है, कम होता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 10 डेज, ठीक है, 25 to 30 ग्राम्स वेट पर डे इंक्रीज होता है फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द लाइफ, ठीक है। और 3 मंथ्स के बाद 400 ग्राम्स एवरी मंथ फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। मान लो जैसे आज बर्थ हुआ, ये 3 मंथ्स हो गए, ये 1 ईयर हो गया। ये कह रहा है कि बर्थ के कुछ दिनों तक तो हमारा 10% बॉडी वेट डिक्रीज होता है बच्चे का, ठीक है। उसके बाद 25 to 30 ग्राम्स पर डे 3 मंथ्स तक इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद 400 ग्राम्स पर मंथ टिल 1 ईयर इंक्रीज होगा। और 1 ईयर के बाद ना वो एवरेज पैटर्न ऑफ ग्रोथ फॉलो होने लगता है, गेन, ठीक है। वेट फिर एवरेज पैटर्न को फॉलो करने लग जाता है, एक पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। एट बर्थ अगर मान लो कि 3 kg है बेबी का वेट, ठीक है, 5 मंथ पे 6 kg हो जाता है, दैट इज़ 2 टाइम्स द बर्थ वेट। 1 ईयर पे 9 kg, दैट इज़ 3 टाइम्स द बर्थ वेट। 2 ईयर पे 12 kg, दैट इज़ 4 टाइम्स द बर्थ वेट, ठीक है। सिमिलरली 3 ईयर्स पे 15 kg, दैट इज़ 5, 5 पे 18, दैट इज़ 6, 7 पे 21, दैट इज़ 7, 10 पे 10 टाइम्स अप्रॉक्स 30 kg, ओके।
देखिए इस सीक्वेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो बार बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न होता है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आता है ना कि जैसे बर्थ वेट का 5 टाइम्स कब हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 ईयर्स पे 15 kg हो जाता है, तो आप सही आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब बात आती है कि बर्थ वेट को या वेट को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बीम बैलेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ठीक है। आशा वर्कर जो होती है ना, ये ट्रेडिशनल मेथड है ये वेइंग का, ठीक है। गांव वगैरह में जो हेल्थ वर्कर्स विजिट करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, वो इन इस बी बैलेंस का यूज़ करते थे पहले, ठीक है। खैर आजकल तो वेइंग मशीन हर जगह है, और ये जो होता है ना, ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये हॉस्पिटल्स में CHC PHCs पे वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें वेट में एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमें पेरेंट्स को जागरूक करना है कि वेट एक कितना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक बच्चे के हेल्थ को असेस करने का, ठीक है। तो टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग करना और उसको हेल्थ कार्ड में मेंशन करना वो कितना ज़रूरी है, वो आपको टीच भी करना है। एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम का कि विच ऑफ द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिलेटेड टू वेट ऑफ द चाइल्ड। पहला है नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ द इंडियन चाइल्ड इज 2.5 to 3.5 kg, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बर्थ वेट डबल्स एट 5 to 6 month ऑफ द एज, चलो पीछे चलते हैं। डबल्स एट 5 to 6 month ऑफ द एज, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बर्थ वेट ट्रिपल्स एट 1 year ऑफ द एज, चलो देख लेते हैं, अभी याद नहीं हुआ होगा इसीलिए हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल्स बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये तीनों का सही ऑप्शन, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब देख रहे हैं लेंथ और हाइट, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें स्केलेटल ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्केलेटल ग्रोथ, ठीक है। इसीलिए हम लेंथ लेंथ और हाइट को पढ़ रहे हैं। हाइट एक ऐसा फैक्टर है जो एक मेच्योरिटी के बाद ना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ना एक बार अब एडल्ट मान लीजिए 19-20 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक जो ग्रोथ हाइट मिल गई ना, वो लाइफ लॉन्ग रहती है, ठीक है। जैसे अभी वेट का एक पैटर्न देख रहे थे ना, हाइट का भी ऐसे ही पैटर्न है। बर्थ के टाइम पे एक एवरेज इंडियन बेबी का हाइट होता है, लेंथ होता है उसका 50 सेंटीमीटर, ओके। एक पैटर्न देखने को मिलता है, पैटर्न में जैसे देखो बर्थ हाइट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के अराउंड में 25 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यानी 50% ऑफ द बर्थ हाइट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे करते हैं कि 50% ऑफ द बर्थ हाइट कब इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दैट इज 50% ऑफ द बर्थ हाइट, दैट इज 50%, 50 सेंटीमीटर का 50%, दैट इज 25, ठीक है। 25 प्लस 50 यानी 75 सेंटीमीटर कब हो जाती है, तो 1 ईयर पे, अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर ऑफ द एज पे हम 50% ऑफ द बर्थ हाइट को इंक्रीज पाते हैं, ठीक है। वैसे ही 3 मंथ ऑफ द एज पे 60 सेंटीमीटर, 9 मंथ पे 70 सेंटीमीटर। देखो एक टाइम पीरियड आता है 4 to 4.5 ईयर्स पे 100 सेंटीमीटर का हो जाता है बच्चा, यानी जस्ट डबल। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाइट डबल कब हो जाती है, बर्थ हाइट, ठीक है। तो आपको याद रखना 4 to 4.5 ईयर्स। एक ट्रिक है कि बर्थ हाइट जो होती है 50 सेंटीमीटर्स, डबल कब हो जाती है 4.5 ईयर्स पे, 4 to 4.5 ईयर्स पे, और ट्रिपल कब हो जाती है 12 ईयर्स ऑफ एज पे। CHC और PHC पे आप एक चार्ट देखते होगे ना, हाइट चार्ट, ठीक है। ये बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ये एज हो गया या हाइट हो गई, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज पे अप्रॉक्सीमेटली कितना हाइट होता है, बॉयज़ में ज़्यादा होगा, फीमेल्स में कम होगा, ठीक है। फिर एक पीरियड आने के बाद जैसे 18 ईयर्स पे वो 100% ऑफ द हाइट अचीव हो जाती है। जैसे वेट को मेजर करने के लिए हमने पढ़ा था, हाइट को भी मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। ये रिकम्बेंट लेंथ होता है, ये वर्टिकल लेंथ होता है। 2 साल से छोटे बच्चे का हम रिकम्बेंट लेंथ लेते हैं, ठीक है। और 2 साल से बड़ा बच्चा जो है उसकी स्टैंडिंग लेंथ है, स्टैंडिंग हाइट लेते हैं। इस डिवाइस को हम इन्फेंटोमीटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हार्ड स्केल से या पहले बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, हार्ड स्केल से ये मैट्रेस को या फिर जो भी जिस पे भी ये लेटा होगा, इन्फेंटोमीटर पे हम मेजर करेंगे, वहाँ पे स्केल बना रहता है तो हाइट पता चल जाती है, ठीक है। और इस
डिवाइस का क्या नाम होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताओगे, ठीक है। इट्स वेरी इजी। देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं उस जो प्रीवियस स्लाइड है उससे रिलेटेड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइट और लेंथ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहला है कि लेंथ ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ द बर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 51 सेंटीमीटर, बिल्कुल ट्रू है ये। लेंथ ऑफ द बेबी डबल्स एट द एज ऑफ 4 ईयर्स, बिल्कुल ट्रू है, 4 टू 4.5 ईयर्स। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाइट ऑफ द चाइल्ड विल इंक्रीज टिल द क्लोजर ऑफ एपिफाइजल प्लेट। एपिफाइजल प्लेट ये क्या होता है, एक लॉन्ग बोन्स में जो एंड होते हैं ना वहाँ पे एपिफाइजल प्लेट्स होते हैं। जो बोन की ग्रोथ होती है ना ये यहीं से डिटरमाइन होती है, यहीं से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एक ग्रोथ पीरियड अटेन कर लेने के बाद 18 ईयर्स पे या 16 ईयर्स पे 15 ईयर्स पे ये जो एपिफाइजल प्लेट है ना वो क्लोज हो जाती है, तो इसीलिए इसका फर्दर हाइट इंक्रीज नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाइट ऑफ द चाइल्ड विल इंक्रीज टिल द क्लोजर ऑफ एपिफाइजल प्लेट, ठीक है। तो देयरफॉर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं असेसमेंट का एक हेडिंग है बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, ठीक है। बीएमआई क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया विच हेल्प्स टू असेस द नॉर्मल ग्रोथ और इट्स डेविएशन, दैट इज माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी। बीएमआई का फॉर्मूला सभी को पता है, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट शुड बी इन केजीज एंड हाइट शुड बी इन मीटर्स, ठीक है। इसके अलग अलग कैटेगरीज बनाए हुए हैं, जैसे 18.5 से कम आया तो अंडर वेट, 18.5 टू 24.9 आया तो नॉर्मल, ठीक है। फिर ओवर वेट की कैटेगरी शुरू हो जाती है, उसमें भी है 25 से 29.9 ओवर वेट, ओबीस क्लास 1, ओबीस क्लास 2, ओबीस क्लास 3, ओके। फ्रेंड्स एक और टॉपिक होता है, एक छोटा सा और टॉपिक आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक टर्म होता है बॉडी प्रपोर्शन, ठीक है। बॉडी प्रपोर्शन इसमें हम कैसे कहते हैं अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट, इसका रेशियो होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होता है ना वो 1.7, ठीक है, इज टू 1.7:1 रेशियो होता है। अपर सेगमेंट सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर और सिम्फाइसिस प्यूबिस से हील्स तक ये 1 होता है, 1.7:1 रेशियो होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हैं ऐसी भी बात है क्या, ये प्रोपोर्शनेट नहीं होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अभी हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था ना, जो अपर बॉडी सेगमेंट्स है ग्रोथ जो होता है ना हेड टू टो, तो यहाँ पे जो ज़्यादा होता है अपर सेगमेंट में डेवलपमेंट और ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लोअर सेगमेंट सिम्फाइसिस प्यूबिस से हील्स पे, ठीक है। तो एट द दो फैक्टर्स इसमें याद रख लो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ द रेशियो इज़ 1.7:1, ठीक है। और ये जो होता है ना 10 टू 12 ईयर्स पे आके ये रेशियो जो होता है ना 1:1 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम असेसमेंट देखेंगे हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस से हमें क्या पता चलेगा, ब्रेन का ग्रोथ और डेवलपमेंट और इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम का डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ 35 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सेम ऐसे ही कुछ जैसे वेट और हाइट में हमने एक पैटर्न देखा था, 3 मंथ्स पे 40 सेंटीमीटर, 6 मंथ्स पे 43, 2 ईयर्स पे 48, 7 ईयर्स पे 50, 12 ईयर्स पे 52, ठीक है। और 12 ईयर्स पे जो 52 सेंटीमीटर होता है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज एन एडल्ट, ओके। और एक डेविएशन अगर देखने को मिलता है, अगर 1 सेंटीमीटर्स 2 हफ्ते में ज़्यादा हो रहा है 1 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द एज, तो फिर हम हाइड्रोसेफेलस जो होती है ना, मैंने आपको बताया था ना कि हम डेविएशन को भी, नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न अगर हमें पता रहेगा तो हम डेविएशन को भी असेस कर सकते हैं। तो ऐसा है, अगर देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2 हफ्ते में बढ़ रहा है फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द एज पे, तो हम हाइड्रोसेफेलस डायग्नोस कर सकते हैं। और इसको भी मेजर करने के लिए हम एक ऑर्डिनरी टेप से मेजर करते हैं, ठीक है, जिसको हम इंच टेप या सेंटीमीटर टेप या जो भी बोलते हैं, टेलर्स नॉर्मल टेलर्स टेप से हम मेजर करते हैं। इसको कैसे करते हैं, बैक साइड से ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस और हायर सुप्रा ऑर्बिटल रिज, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है ना फ्रंटल हेड का, वहाँ तक मेजर करते हैं पूरा सर्कल में, ठीक है। देखिए जब बच्चा हमारे पास आता है ना, तो एक हेल्थ वर्कर को या एक नर्सिंग को ऑफिसर्स को ये मेजर करना होता है, ठीक है। और अगर हेड सरकमफ्रेंस मेजर कर रहे हैं साइड बाय साइड, आप एक और चीज़ जो मैंने मेंशन नहीं किया था वो भी आप देख सकते हो, जैसे फॉन्टेनल क्लोजर, ठीक है। फॉन्टेनल अब सबको सभी को पता है कि 2 फॉन्टेनल होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। एंटीरियर जो है वो आगे होता है, पोस्टीरियर पीछे होता है। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है ना वो जल्दी क्लोज हो जाता है, जैसे टाइम पीरियड क्या है 6 to 8 वीक्स पे क्लोज हो जाता है। और जो एंटीरियर है ना वो
क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, वो 12 to 18 मंथ ऑफ द एज पे क्लोज होता है, ठीक है। तो एक और भी पैटर्न है जिसको आप असेस कर सकते हो, ठीक है, असेसमेंट, ग्रोथ के असेसमेंट को। अगर जैसे ये फॉन्टेनल लेट क्लोज होता है या फिर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, तो हम बहुत सारे डायग्नोसिस बना सकते हैं, जैसे रिकेट्स में, माल न्यूट्रिशन में, हाइड्रोसिफिलिस में, ये क्रेटिनिज्म, कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में ये जो होता है ना, फॉन्टेनल क्लोज नहीं हुआ रहता है, तो हम इससे भी डायग्नोसिस पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, chest circumference or thoracic diameter is an important parameter of assessment of growth and nutritional status, ठीक है। At birth time पे the chest circumference is 2 to 3 centimeter less than head circumference, ठीक है। और 6 to 12 month of the age पे ये दोनों equal हो जाते हैं, ठीक। एक पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और मेजरमेंट कैसे करना है, ठीक है। चेस्ट सर्कम्फरेंस टेप को, ऑर्डिनरी टेप जो हम चेस्ट हेड सर्कम्फरेंस यूज़ कर रहे थे मेजर करने के लिए, वैसे ही चेस्ट सर्कम्फरेंस वो एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच वाले टाइम पीरियड पे टेप को सराउंडिंग निपल के अराउंड सराउंड करना है चेस्ट लेवल पे, ठीक है, फिर मेजर करना है। ये कुछ टिप्स है, ठीक है। मेजरमेंट निपल और द मिड ऑफ, एक तो निपल लेवल पे करना, ऊपर से मिड ऑफ द इंस्पिरेशन पे, ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बीच में जो आता है ना डिफरेंस, उसके मिड को लेके करना है। लेस देन 5 ईयर्स एज पे लाइंग पोजीशन पे रहेगा, मोर देन 5 ईयर्स पे स्टैंडिंग पोजीशन पे, ठीक है। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि एट बर्थ हेड सर्कम्फरेंस इज 3 सेंटीमीटर मोर देन चेस्ट सर्कम्फरेंस, और 1 साल के एज ग्रुप पे हेड सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कम्फरेंस, एंड आफ्टर 1 ईयर चेस्ट सर्कम्फरेंस जो होता है ना, वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू हेड सर्कम्फरेंस। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दो डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ हेड सर्कम्फरेंस इज अबाउट 33 to 35 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सही है। टाइम ऑफ द बर्थ हेड सर्कम्फरेंस अभी देख लेते हैं चीटिंग करके, 35 सेंटीमीटर्स बिल्कुल सही है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ चेस्ट सर्कम्फरेंस इज अबाउट 30 to 33 सेंटीमीटर, ये 33 to 35 था, ये 30 to 33 है। देख लेते हैं, हमने अभी देखा था कि 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सर्कम्फरेंस था, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। इन एन हेल्दी चाइल्ड हेड एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस विल बिकम इक्वल एट अबाउट 12 to 15 मंथ्स। एक बार देखें ज़रा, हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। एट द एज ऑफ 1 ईयर हेड सर्कम्फरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कम्फरेंस, इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस इन द न्यू बॉर्न बेबी, बोथ आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी हमने देखा कि स्मॉलर होता है चेस्ट सर्कम्फरेंस हेड सर्कम्फरेंस एज कम्पेयर एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। हेड सर्कम्फरेंस इज मोर at the time of birth and both become equal by 1 year and then chest circumference exceeds, ठीक है, ठीक बात है। chest circumference is more at the time of birth, बिल्कुल गलत बात है। and then both become equal by 1 year, सही बात है। and then head circumference exceeds, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। the head circumference is greater than chest circumference at the time of birth, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस। दिस मेजरमेंट हेल्प्स टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ यंगर चिल्ड्रन, ठीक है। देयर इज ग्रोथ रिटार्डेशन ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन which can be detected by the simple practical and useful measurement. So the average mid upper arm circumference at time of birth is 11 to 12 centimeter, and at 1 year of age it becomes 12 to 16 centimeter, and at 1 to 5 years of age it is 16 to 17 centimeters, and at 12 years of age it is 17 to 18 centimeter, and at 15 years of age it is about 20 to 21 centimeters, ठीक है। ठीक है, एक टेप होता है शाकिर टेप, ठीक है। शाकिर जो है उन्होंने डिस्कवर करा था इस टेप को, ठीक है। उसमें जैसे अभी मैंने बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट सेंटीमीटर्स, ग्रीन लेवल है 13.5 सेंटीमीटर्स में आता है, अबव देन 13.5 देन इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। येलो रेंज में अगर कोई बच्चे का आता है देन इज बॉर्डर लाइन, और लेस देन 12.5 में मतलब अंडर न्यूट्रिशन, ओके। अब कहते हैं कि भाई ये मेजर कैसे करना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, द लेफ्ट अपर आर्म इज मेजर्ड फर्मली जेंटली विदाउट कंप्रेसिंग,
ठीक है, वैसे नॉर्मल इंच टेप से ही हम मेजर करने वाले हैं। द आर्म इज मेजर्ड वाइल द हैंड इज लेफ्ट हैंगिंग फ्रीली, फ्रीली छोड़ देना है हाथ को, तब मेजर करना है। द मेजरमेंट इज टेकन एट द मिड पॉइंट ऑफ अपर आर्म between the tip of the acromion process of the scapula and the olecranon process of the ulna। ठीक है, एनाटॉमी में आप ध्यान दे के पढ़ लेना। ठीक है, व्हाट इज दैट एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ठीक है, इसके मिड को हम मेजर करने वाले हैं। सिंपल टेप जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना है, कोई भी कपड़ा, बच्चे ने कपड़ा या शर्ट या टी शर्ट कुछ भी नहीं पहना होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो क्लोथ वाइल मेजरिंग। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते पढ़ते, ठीक है, हम डेंटिशन एंड इरप्शन ऑफ द टीथ को भी पढ़ते हैं। लेकिन डेंटिशन से क्या होता है ना कि मतलब हम ये देखने को मिलता है कि हर एक दांत को निकलने का टाइम अलग अलग होता है हर एक बच्चे में। ठीक है, मेनली एवरेज पे देखा जाए तो जो सेंट्रल लोअर इंसीजर्स है ना, वो सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है, वो कब आ जाते हैं? 6 to 7 मंथ ऑफ द एज। लेकिन कभी कभी किसी किसी बच्चे में ये जो है ना 15 मंथ ऑफ एज तक भी नहीं आता है, तब भी इसको नॉर्मल रेंज में हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, नॉर्मल टीथिंग करेंगे। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से क्या समझते हैं, डेंटिशन इज नॉट अ डिपेंडेबल पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। देखिए, टू सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी जो होते हैं ना वो शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ जो है उसे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें देखो, मैंने एक पिक्चर में बताया है अपर टीथ को सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार। ठीक है, लोअर इंसीजन में सेकेंड मोलार, फर्स्ट मोलार, कैनाइन, लेटरल इंसीजर्स और सेंट्रल इंसीजर्स। ठीक है, बाय द एज ऑफ 2.5 to 3 years हमें एक बच्चे का नॉर्मल टेम्परेरी टीथ देखने को मिल जाता है। नॉर्मल टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 20 नंबर में होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द डेंटिशन फॉर्मूला फॉर अ बेबी एंड ऑल्सो इन एडल्ट्स। ओके, बच्चे में 20 टीथ्स होते हैं। ठीक है, वेयर एज जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। ठीक है, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स ऑफ एज पे आ जाते हैं, 12 ईयर्स तक आ जाते हैं, एक्सेप्ट द थर्ड मोलार। थर्ड मोलार होता है ना, जिसे हम विजडम टूथ भी बोलते हैं। ठीक है, वो थर्ड मोलार लास्ट में आता है। ठीक है, देखिए, डेंटिशन इरप्शन का भी एक सीक्वेंस फॉलो होता है। पहले जो है ना लोअर सेंट्रल इंसीजर्स आएंगे, फिर अपर सेंट्रल इंसीजर्स आएंगे, फिर अपर लेटरल इंसीजर्स आएंगे, फिर लोअर लेटरल इंसीजर्स आएंगे, फर्स्ट मोलार आएंगे, देन कैनीज आएंगे, कैनाइंस आएंगे, देन फिर सेकेंड मोलार आएंगे। ठीक है, ये इरप्शन ऑफ टेम्पररी टूथ है। टेम्पररी टीथिंग के भी स्टेजेस होते हैं, लाइक इंसीजर्स जो है वो 6 to 12 मंथ्स ऑफ एज पे आ जाएगा। फिर फर्स्ट मोलार जो है हमें 12 to 15 मंथ, 15 मंथ्स to 24 पे कैनाइंस देखने को मिलेंगे, और सेकेंडरी मोलार जो है 24 to 30 मंथ्स पे मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही सीक्वेंस एक परमानेंट टूथिंग में भी फॉलो होता है। इसमें क्या है कि पहले फर्स्ट मोलार आ जाएगा, सेंट्रल इंसीजर्स आ जाएंगे, लेटरल इंसीजर्स आ जाएंगे, फर्स्ट प्री मोलार, सेकेंड प्री मोलार, कैनाइंस, सेकेंड मोलार एंड लास्ट में आता है थर्ड मोलार। ठीक है, जो 17 से 25 ईयर्स ऑफ एज पे आता है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अपियरिंग टीथ इन द चाइल्ड इज इंसीजर्स, लोअर सेंट्रल इंसीजर्स। ठीक है, इसी के साथ हम अपना ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मल हम डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को कैसे असेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको मेजर करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कन्वीनियंट नहीं है। तो कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने इन 5 डोमेन्स में कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि बच्चे के स्किल्स को, कॉग्निटिव फंक्शन को, इमोशंस को, सोशल बिहेवियर को हम कैसे कैसे कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, पर्सनल एंड सोशल, लैंग्वेज एंड सेंसरी डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं क्रॉस मोटर डेवलपमेंट से। ठीक है, क्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ द चाइल्ड ओवर हिज और हर बॉडी बाय इंक्रीजिंग मोबिलिटी। It is assessed by ventral suspension, supine position, prone position, turning, reaching to the objects, etc.
ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 3 मंथ ऑफ एज पे बच्चा नेक होल्डिंग कर सकता है, 5 मंथ पे रोल ओवर कर सकता है, सिट विथ ओन सपोर्ट बाय 6 मंथ्स, 8 पे सिटिंग विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग ऑन होल्डिंग ऑन 9th मंथ। देखिए ये याद कर लेना है, ठीक है। आप बार बार एक बच्चे को देखोगे ना तो आपको याद रहेगा। 18 मंथ्स पे रन करता है, 2 years पे वॉक्स अप एंड डाउन स्टेयर्स, 3 years पे राइड्स ट्राईसाइकिल। ओके। ग्रॉस मोटर में हम पढ़ रहे थे कि बॉडी मूवमेंट और मोबिलिटी को असेस कर रहे हैं, ठीक है। वेयर एज फाइन मोटर डेवलपमेंट में हम न्यूरल ट्रैक्ट मैचुरेशन को देखते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस दैट इज रिप्लेस विच आर रिप्लेस्ड बाय पर्पसफुल एक्टिविटीज। जैसे क्या क्या हो सकता है? इट इंक्लूड्स आई कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, thumb to mouth coordination, hand skills as thumb finger opposition, grasping, dressing, etc. ठीक है। और जैसे इसमें हम देखेंगे कि 4 मंथ के एज पे बच्चा ऑब्जेक्ट को दोनों हाथ से पकड़ सकता है, ठीक है। और 6 मंथ पे एक हाथ से पकड़ सकता है। 9 मंथ्स पे इमेच्योर पिंसर ग्रैस्प, पिंसर मीन्स थंब और इंडेक्स फिंगर से एक ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है। 12 पे पिंसर मैच्योर पिंसर ग्रैस्प देखने को मिलेगा। 2 years पे 6 ब्लॉक्स को खड़ा कर सकता है, ठीक है, ऐसे कर सकता है। 2 years पे एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकता है। 3 years पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और 9 का एक ब्लॉक भी बना सकता है। 4 years पे एक स्क्वायर बना सकता है और एक ऐसा ब्रिज भी बना सकता है। 5 years पे ट्रायंगल कॉपी कर सकता है। सिमिलरली इस फिगर से हम ये देखेंगे 6 weeks पे बच्चा जो है वो एक ऑब्जेक्ट को फॉलो कर सकता है विजन से, ठीक है। 4 मंथ पे एक टॉय को रीच आउट कर सकता है, हाथ पकड़ने की कोशिश कर सकता है। 4 to 6 मंथ पे पामर ग्रास्प को देखने को मिलता है। 7 मंथ्स पे ट्रांसफर टॉयज फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। फिर 10th पे मेच्योर पिंसर ग्रिस्प, पिंसर मैंने बताया था थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकता है। 16 to 18 मंथ क्रेयॉन से और ये ड्रॉ करने वाला और टॉवर, ब्रिज टॉवर के साथ प्ले करने वाला भी है। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। देखिए एडिक्वेट गाइडेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एट डिफरेंट स्टेजेस विल हेल्प द बेबी फॉर हेल्दी प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच प्रमोट्स द इमोशनल मैचुरेशन इन एडल्टहुड, ठीक है। इस टॉपिक को मैं कट शॉर्ट करने के लिए सिर्फ एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्रूड को डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। आई होप आप साइकोलॉजी की बुक में इसे जाके इस डेवलपमेंटल थ्योरी को ज़रूर और ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी माइलस्टोन्स आ जाते हैं पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में। 2 मंथ्स पे सोशल स्माइल, 3 मंथ्स पे रिकग्नाइजेस मदर्स, 9 मंथ पे वेव बाय बाय, 18 मंथ पे कॉपीज पेरेंट्स टास्क, 2 years पे आस्क फॉर फूड ड्रिंक टॉयलेट, ठीक है। 5 years पे हेल्प्स इन हाउस होल्ड टास्क। देखिए ये बार बार आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे क्लिनिकल में जाते हैं या फिर किसी सराउंडिंग में बच्चे को देखते हैं ना, उसके बिहेवियर को रिकग्नाइज करना है। Coming next to the language development, development is a sensory motor development, okay. It depends upon hearing, level of understanding, power of imitation and encouragement. It is a skill of communication with development of true speech, okay. तो 1 मंथ पे अलाउड टू साउंड, बेबी इज अलाउड टू साउंड, ठीक है। 4 मंथ्स पे लाफ आउट लाउड, मोनोसेलेबल पा दा पा 6 मंथ्स पे कर पाता है, ठीक है। बाई सेलेबल मामा बाबा दादा 9 मंथ्स पे, ठीक है। 1 to 2 words with meaning at 12 months. Similarly can ask question on 3 years of age and ask meaning of the words by 5 years of age. इन सबको मैंने जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो एक बार हल्का सा देख लेते हैं। सोशल स्माइल 6 to 8 weeks, क्रीपिंग 10 to 11 months, रनिंग 18 months, ठीक है। कंट्रोल ब्लैडर एट द टाइम ऑफ द डे टाइम 2 years, ठीक है। सेइंग सिंपल सेंटेंसेस 24 मंथ्स। इट इज़ मतलब अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, याद करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी लेकिन बार बार रिवाइज करोगे तो ईजी हो जाएगा। देखिए एक चार्ट है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है। इसमें क्या है, पिक्चर से आप समझोगे ना
तो चीज़ें याद हो जाती हैं जल्दी से। ग्रॉस मोटर में 3 मंथ्स पे बेबी इज लिफ्टिंग हिज हेड, ठीक है। 2 ईयर्स पे ही कैन वॉक अलोन, 5 ईयर्स पे ही कैन क्लाइम लार्ज स्टेयर्स, बाय 3 ईयर्स ही कैन रन, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स में आप 3 मंथ्स पे देखोगे ही ट्राइज टू रीच आउट विद द बैंड और हिट ऑब्जेक्ट नियर बाई, ठीक है। बाय 3 ही कैन डू सिंपल पजल्स, ही कैन सॉल्व पजल्स। सोशल स्किल्स पे देखोगे जैसे 3 मंथ पे वो मदर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, स्माइल पास करता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी फील होती है उसे, ठीक है। बाय 3 ईयर्स ही कैन प्ले अ कोऑपरेटिव प्ले विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है। हियरिंग पे आप क्या होता है कि जब 3 मंथ ऑफ एज होता है तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स और मूविंग साउंड की तरफ टर्न हो जाता है, ठीक है। ऐसे होता है विजन की तरफ, ब्राइट स्टार्टिंग में 3 मंथ्स ऑफ एज पे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स उसको दिखते हैं, मतलब मेनली उधर ही अट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। लैंग्वेज पे पहले वही अब पढ़ा हमने कि मोनोसिलेबल, बाईसिलेबल। फिर सेल्फ केयर्स में पहले रूटिंग रिफ्लेक्सेस और ये सब रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो अपने सारे काम खुद से करने लग जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का, अ 3-year-old मेल चाइल्ड इज लाइकली टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, टाई अ शूलेस, पेडलिंग अ ट्राईसाइकिल, थ्रेडिंग बीड्स, राइटिंग अ लेटर्स। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पेडलिंग अ ट्राईसाइकिल, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी विथ ट्राईपॉड पोजीशन, ये जिपमर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अ बेबी विथ ट्राईपॉड पोजीशन, ट्राईपॉड क्या होता है, बेबी बैठता है, दोनों पैर उसके साइड बाय साइड जैसे पालथी मार के बैठते हैं वैसे है, उसका हाथ तो नीचे ऐसे सपोर्ट पे रहता है ग्राउंड पे, ठीक है। मतलब सिटिंग विद सपोर्ट इज, वी कैन कॉल इट एज ट्राइपॉड पोजीशन। बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच, बाई डेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों से एक चीज को अप्रोच करना। रिकोगनाइजेस स्ट्रेंजर्स यानी स्ट्रेंजर एंजाइटी, एंड कैन स्पेल आउट अ मोनोसिलेबल, बाय व्हाट एज। एक एक करके अब इसको मैं डिटेल में बताती हूँ आपको कैसे। ट्राइपॉड पोजीशन, देखो ट्राइपॉड पोजीशन में हम कहाँ देख रहे थे, हाँ सिटिंग विथ ओन सपोर्ट, 6 मंथ्स पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच, दोनों हाथ से पकड़ना किसी भी चीज़ को। बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच, ठीक है, 7 मंथ्स। 6 मंथ्स रीचिंग आउट ऑब्जेक्ट विथ वन हैंड और बोथ हैंड, 4 to 6 मंथ्स है, ठीक है। फिर है रिकोगनाइज स्ट्रेंजर्स यानी स्ट्रेंजर एंजाइटी, 6 मंथ्स, ठीक है। एंड कैन स्पेल आउट अ मोनोसेलेबल, मोनोसेलेबल मतलब बा दा पा, ठीक है, ये भी 6 मंथ्स है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो बच्चा यूजुअली बाई किस एज ग्रुप में अब शो करने लग जाता है, 7 मंथ है, ठीक है। तो 7 मंथ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइलस्टोन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, सिट विदाउट सपोर्ट सीन एट द एज ऑफ 8 मंथ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव्ड बाय 9 मंथ ओल्ड इज अ क्रीपिंग, क्रीपिंग मीन्स क्रॉलिंग, ठीक है। स्टैंड विदाउट सपोर्ट सीन एट 12 मंथ ऑफ एज, बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर ऑल द अबव मेंशन्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। देयर इज अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर, ठीक है। सारे सबके लिए एक अलग अलग ट्रिक बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप कई सारे बुक्स हैं उसमें गो थ्रू करोगे तो बहुत सारे ट्रिक्स खुद से भी बना सकते हो। एक मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, 3 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ। 3 के सारे फैक्टर्स हैं, 3, 6, 9, 12, 18। 3 हेड टू टो पे जाएंगे, ठीक है। 3 मंथ पे मेंटेन हेड अपराइट, ठीक है, हेड होल्डिंग आ जाती है। 6 मंथ पे सिटिंग अपराइट, सिटिंग विद सपोर्ट आ जाता है। 9 मंथ पे नी आ जा रहा है, ठीक है। अभी हेड आया, स्पाइन आया, नी आया, नी से क्रॉल कर पाएगा, ठीक है। फिर फुट आ जाता है, फुट से वॉक कर पाएगा, फिर उसके बाद रनिंग हो जाएगी, ठीक है। याद हो गया। वैसे ही है कि 1 ईयर पे स्क्रिबल ड्रॉ कर सकता है बच्चा, 2nd ईयर पे पैरेलल लाइंस, 3 ईयर्स पे सर्कल, 4 ईयर्स पे क्रॉस साइन, 4.5 पे स्क्वायर, 5 ईयर्स पे ट्रायंगल, 6 ईयर्स पे एक हेक्सागोन या कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता है।
अब आ जाते हैं असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट पे। देखिए ये टॉपिक जो ऐसा होता है ना, इसको आप बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हो। साइकेट्रिक में, साइकोलॉजी में आपको इस डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, डेज क्या होता है, बरोडा स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, वुडसाइड कॉग्निटिव ईएलएम क्या होता है, ठीक है। बट मैं इन सबको डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। बाय नेम आप इन सबको याद कर लो। एग्जाम में जैसे पता है डिटेल में तो नहीं पूछते पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कभी कभी जैसे ये पूछ देते हैं कि वुड साइड डीएसटी इज यूज्ड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट के यूज़ करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट में भी जैसे क्या क्या, पर्टिकुलरली सोशल, इमोशनल, कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए स्केल्स बनाए गए हैं। विद दिस वी कंक्लूड अवर लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ी डिजीज कंडीशन और नर्सिंग मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर such contents. Happy learning. Thanks for watching. See you soon.